हेलो। हाँ, आ जाइए। आज से हम लोग दूसरा चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर है वह है आपको सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। यह आपकी किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होता है, अर्थात खुदाई से जो वस्तुओं की प्राप्ति हुई है उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी मिलता है। खुदाई से भारी मात्रा में कांसा धातु का प्रमाण मिला है और खुदाई से भारी मात्रा में जो कांसा धातु का प्रमाण मिला है, कांसा धातु तांबा और टीन को मिलाकर कांसा धातु बनाया जाता है। तो हड़प्पाई स्थलों से भारी मात्रा में कांसा धातु के प्रमाण मिले हैं और कांसा का निर्माण तांबा और टीन को मिलाकर किया जाता है। तो तांबा धातु के कहीं ना कहीं प्रमाण हड़प्पा काल में या सिंधु काल में निश्चित तौर पर मिले हैं, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर विद्वानों का यह विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह आपको ताम्रपाषाण काल में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह ताम्रपाषाण काल में हुआ है। और ऐसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता ऐसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आदि ऐतिहासिक काल आप अवगत है, वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस कालखंड में आता है, तो आदि ऐतिहासिक काल। और हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर विद्वानों के बीच यह मत है कि इसका उद्भव जो है, इसका उदय जो है आपको ताम्रपाषाण काल में हुआ था। इस प्रकार जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ था? ताम्रपाषाण। इसके बाद देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास
और विस्तार देखने को मिलता है वह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग। देखिए डायरेक्शन से आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो इधर उत्तर है और इधर पश्चिम है। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये उत्तरी पश्चिमी भाग कहलाता है। ये जो बीच वाला एरिया है ये उत्तरी पश्चिमी भाग कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, मतलब इस एरिया में देखने को मिलता है। और यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ कुछ अन्य देशों में भी देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के साथ साथ जो कुछ अन्य देशों में देखने को मिलता है वह देश है आपको पाकिस्तान, वह देश है आपको अफगानिस्तान। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तथा अन्य देशों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। जैसे कि सुरतोगोई हो गया, मुंडी गाक हो गया, ये सभी हड़प्पाई स्थल है। और ये सभी जो हड़प्पाई स्थल है ये सभी हड़प्पाई स्थल अफगानिस्तान में है। कहां है? अफगानिस्तान में है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में है। इसके बाद जो आपको हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुद्रो है, सुत्कागेंडोर है, ये सभी भी हड़प्पाई स्थल है। और ये सभी हड़प्पाई स्थल है आपको कहां पर? पाकिस्तान में। फिर आपको लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है, वनमाली है, ये सभी भी हड़प्पाई स्थल है। और ये सभी हड़प्पाई स्थल है आपको भारत में। तो यहां पर आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? कौन कौन? भारत, पाकिस्तान और दूसरी बात आपने यह देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह भारत के किस भाग में? उत्तरी पश्चिमी भाग में। चलिए ठीक है। इसके अलावे एक बात और आप जान लीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के संदर्भ में किन किन राज्यों में है? भारत के संदर्भ में अगर राज्यों की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वह जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। इन वर्तमान राज्यों के संदर्भ में अगर हम देखें तो वर्तमान राज्यों के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ध्यान रहे कि वर्तमान राज्यों के संदर्भ में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का कोई विस्तार देखने को नहीं मिलता है। और जब आपसे पूछा जाता है ना तो ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश ही दे करके जो है आपको फंसाया जाता है। मध्य प्रदेश ही ऑप्शन दे करके फंसाया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी के दिमाग में यह रहता है कि जब महाराष्ट्र तक में इसका विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होगा? तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो कल आपको इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। समझ गए? तो ये बात है, इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ये चीज आपके नोट में नहीं है, आप नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। का हो ये नाखून का है? तो आप क्या नचनिया भजनिया है का हो? एकदम रंग बिरंगा, एगो में हरियर है, एगो में लाल है। का हाथ दिखाइए थोड़ा सा, दिखाइए ना, दिखाइए। ऐसे कीजिए, ऊपर कीजिए, ऐसे कीजिए ना, सब देखेगा। देखिए
नचनिया बजनिया लगता है। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के निम्न राज्यों में, निम्न राज्यों में देखने को मिलता है। एक नंबर में जम्मू कश्मीर, एक नंबर में जम्मू कश्मीर, 2 नंबर में पंजाब, 2 नंबर में पंजाब, 3 नंबर में हरियाणा, 3 नंबर में हरियाणा, 4 नंबर में राजस्थान, 5 नंबर में गुजरात, 6 नंबर में महाराष्ट्र, 6 नंबर में महाराष्ट्र, 7 नंबर में उत्तर प्रदेश, 7 नंबर में उत्तर प्रदेश, 7 नंबर में उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे आइएगा आप, थोड़ा सा देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। तो इसका जो आकृति था, इसका आकृति अगर आप देखेंगे तो जो आपको इसका आकृति था, समझ गए, इसका आकृति आपको त्रिभुजाकार था। समझिए कैसा था? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार था। बनाने में हम असक्षम हो रहे हैं, सक्षम नहीं हो रहे हैं, मतलब इसकी आकृति त्रिभुजाकार हुआ करती थी। और इसका जो क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है हमारी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। और वर्तमान के पाकिस्तान से, वर्तमान में जितना बड़ा पाकिस्तान है ना, वर्तमान के पाकिस्तान से हमारी हड़प्पा सभ्यता बड़ी थी। वर्तमान के पाकिस्तान से हमारी हड़प्पा सभ्यता बड़ी थी, क्योंकि वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसका क्षेत्रफल है 8 लाख समथिंग वर्ग किलोमीटर और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो वर्तमान के पाकिस्तान से हमारी हड़प्पा सभ्यता बड़ी सभ्यता हुआ करती थी। और हड़प्पा सभ्यता जो है आपको मेसोपोटामिया, मिस्र जैसी सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता हुआ करती थी। और ध्यान रहे कि हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सभ्यता थी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सभ्यता थी। यहां तक कि आप मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता को मिला भी देते ना, फिर भी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल ज्यादा था। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। दूसरी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी ही नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, तो अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता हुआ करती थी। किस आधार पर यह बात हम कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता हुआ करती थी? यह बात हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि हड़प्पा कालीन जितनी भी सभ्यताएं हुआ करती थी, उनमें जो मकान बनता था वह कच्ची ईंट का बनता था। लेकिन बात अगर आप हड़प्पा सभ्यता की करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बनता था वह पक्की ईंट का बनता था। तो कच्ची ईंट, पक्की ईंट, देखिए ईंट मिट्टी का बनता है, एक विशेष प्रकार के मिट्टी का बनता है। मिट्टी को जो है पहले पानी दे करके
उसको गीला कर दिया जाता है, गूंथ दिया जाता है, समझिए गूंथ दिया जाता है, फिर उसको एक विशेष आकृति दे दी जाती है और फिर उसे धूप में सुखा दिया जाता है और फिर उसे आग में पका दिया जाता है। जब ईंट को सिर्फ धूप में पका दिया जाता है और उस ईंट के प्रयोग से मकान बना दिया जाता है तो माना जाता है कि कच्ची ईंट से मकान बना है। लेकिन अगर मान लिया जाए उसी ईंट को आग में पका भी दिया जाता है और तब उससे मकान बनाया जाता है, तब यह माना जाता है कि पक्की ईंट का मकान बना है। कच्ची ईंट के तुलना में पक्की ईंट ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत होता है। तो हड़प्पा की समकालीन जो मिस्र की सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उन सभ्यताओं के जो मकान होते थे वह आपको हुआ करता था कच्ची ईंट का, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो मकान होते थे वह हुआ करता था पक्की ईंट का, वह हुआ करता था पक्की ईंट का। तो ये बात है, समझ गए। तो हमारी सभ्यता देखिए, जानते हैं हम लोग पहले ज्यादा विकसित थे, अब तो हम लोग पिछड़ गए हैं और हम लोगों के पिछड़ने का कारण है कि हम लोगों को लूटा गया है। सिकंदर से लेकर के अंग्रेज तक सब हम लोग को लूटा है, समझ गए। इसलिए हम लोग कमजोर पड़ गए हैं, पिछड़ गए हैं। लेकिन फिर भी विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारा देश भारत अभी भी शुमार है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। भारत को जितना लूटा गया है, अगर उतना किसी दूसरे देश को लूटा जाता तो आज जो है जैसी स्थिति भारत की है वैसी स्थिति भारत की नहीं होती। देखिए, भारत को प्रकृति ने भी, गॉड ने भी, ईश्वर ने भी बड़ी तरीका से बनाया है, समझ गए। भारत में अपार खनिज संसाधन है, जितना लूटना है लूटिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाएगा। देखते ना है हो कि कभी जमुई में सोना मिलता है तो कभी गया में, तो कभी कहीं और कभी कहीं और, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ऐसे कैसे मिल जाता है, समझ गए। बताइए इसका उत्तर, बताइए। पाकिस्तान और क्लियर है। और देखिए, अभी तक की अगर आप बात करेंगे तो अभी तक जो है लगभग 2800 हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हो चुका है। 2800। लेकिन उसमें से जो है ना मात्र 6 बड़े स्थल मिले हैं जिसे नगर की संज्ञा दी गई है, जिसे नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, ये सब जो है आपको आता है। और ध्यान रहे कि हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से जो वस्तु मिले हैं, हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से जो वस्तु मिले हैं, जो स्थलाकृतियां मिली है, जो प्रमाण मिले हैं, वही यह बतलाता है कि देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, आप सब लोग जानते हैं। तो जरूरी थोड़े क्यों नगरीय होगी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो पुरातत्वविद है, जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, उन्होंने देखा कि जैसे आज हमारा नगर, आज हमारा शहर सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ है, उसी प्रकार से जो है हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से भी प्राप्त हुआ है कि सब बड़ी सही तरीका से बसा हुआ है, बड़ी जबरदस्त तरीका से बसा हुआ है। तो इसी सब आधार पर अनुमान लगाया है कि यह सभ्यता जो है ग्रामीण नहीं हुआ करती होगी, बल्कि यह शहरी सभ्यता हुआ करती थी। और अभी तक 2800 हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हो चुका है, समझ गए। जिसमें कुछ पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है, कुछ अफगानिस्तान में है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या है, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में क्या है उससे हम लोगों को निश्चित तौर पर लेना देना है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2800। क्या हो जाएगा? 2800। करंट के संदर्भ में यह क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। वर्ष 2018 में किस राज्य के बागपत जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिला पड़ता है महाराज, उत्तर प्रदेश में 75 गो जिला, उसमें एक बागपत है। किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आंसर है, उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है?
अभी तुरंत हमने आपको बतलाया है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है। आगे, सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सिंधव सभ्यता का पता लगाया? देखिए, सिंधव सभ्यता का पता सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने लगाया था। किसने लगाया था? चार्ल्स मेसन ने। तो सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सिंधव सभ्यता का पता लगाया? किसने लगाया? चार्ल्स मेसन। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जिनके नेतृत्व में हड़प्पा नगर या स्थल का उत्खनन कर पता लगाया गया? जॉन मार्शल। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थलों का उत्खनन हुआ है, उन सभी स्थलों में उत्खनित जो प्रथम स्थल है वह आपको हड़प्पा है, हड़प्पा है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्खनित सभी स्थलों में प्रथम स्थल हड़प्पा है, इसी वजह से इस सभ्यता को नाम दिया गया है आपको हड़प्पा। ऐसे इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या अन्य सभ्यताओं के नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। आगे, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। यानी इसका काल निर्धारण किया गया है कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। हाँ, सही है। C14 के अनुसार हड़प्पा की काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। यह भी सही है, दोनों सही है, समझ गए, दोनों सही है। और आंसर ए होगा। और ध्यान रखेंगे यहां पर जो है ये 2 नंबर वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। 2008 के यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में जो है ये प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है आपके भी परीक्षा में पूछ दे। तो कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार हड़प्पा का जो सर्वमान निकाले है वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अलग अलग स्रोत जो है आपको अलग अलग बतलाता है, लेकिन ध्यान रहे कि यूपीएससी बोर्ड ने जो है आपको यही लिया है आंसर, और यूपीएससी बोर्ड ने जो आंसर लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताए हैं। इसको आप स्पेशली इस 9 नंबर क्वेश्चन में जो दूसरा नंबर है इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे है, मिलान करे दिशा और स्थान। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी के संदर्भ में प्रश्न है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर आप बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता जो है उत्तर में मांदा तक फैला हुआ है। मांदा जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी पर। उत्तर में हड़प्पा सभ्यता मांदा तक फैला हुआ है, मांदा तक फैला हुआ है। और मांदा जो है आपको जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी पर। जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी पर। फिर अगर हम दक्षिण की बात करें तो यह दक्षिण में जो है महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और महाराष्ट्र में दैमाबाद तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र में दैमाबाद तक फैला हुआ है। और जो दैमाबाद है यह आपको गोदावरी नदी से इसका संबंध है। फिर अगर आप पूरब की बात करेंगे तो पूरब में यह उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। और यह जो है आपको हिंडन नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर है। और इसके बाद अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में यह जो है सुतका गेंडौर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, पाकिस्तान में है यह। और यह है आपको दास्क नदी के तट पर, समझ गए, दास्क नदी के तट पर है, समझ गए। तो हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी की अगर आप बात करेंगे जगह के दृष्टिकोण से तो उत्तर में मांदा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडौर। वही अगर नदी के संदर्भ में बात करेंगे तो उत्तर में चिनाव नदी, दक्षिण में गोदावरी नदी, पूरब में हिंडन नदी और पश्चिम में दास्क नदी तक जो है आपको फैला हुआ है। तो इस आधार पर इसका उत्तर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, सही या गलत? सही है ना जी। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडौर, सबसे उत्तरी बिंदु मांदा। आंसर 1 2 3 4 होगा, हाँ या ना? सबसे अधिक मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए? देखिए, हड़प्पाई स्थलों में अगर आप देखेंगे
तो जो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है वह है आपको मोहनजोदड़ो। जो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है वह है आपको मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में है पाकिस्तान में। वर्तमान में यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। और जब हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हुआ तो सबसे ज्यादा जो मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है वह आपको मोहनजोदड़ो से हुई है। यानी मानव के अस्थि पंजर सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मानव के अस्थि पंजर सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मानव के अस्थि पंजर जो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यह चीज क्या दर्शाता है? यह चीज यह दर्शाता है कि सबसे ज्यादा मानव जनघनत्व जो रहा होगा, सबसे ज्यादा मानव आबादी जो रही होगी वह आपको मोहनजोदड़ो में रही होगी। तब तो सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मिले हैं और सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मोहनजोदड़ो से मिला है। यही कारण है कि विद्वानों ने मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा है। विद्वानों ने मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है और उसे मृतकों का टीला इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां से भारी मात्रा में नरकंकाल की प्राप्ति हुई है। और ध्यान रहे कि जैसे अभी वर्तमान में जो हमारी सभ्यता है, वर्तमान में हमारी सभ्यता में विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियां पाई जाती है। जैसे हो, मुंडा, उराव, गारो, खासी, जयंतिया, भील, गोंड, इसके बाद गरसिया, खेरबार, ओंजे, सेम्पेन, टोडा, ये सब क्या है? जनजाति है। ये सब जनजाति है। तो अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो मानव कंकाल का जब अध्ययन किया गया, यानी मोहनजोदड़ो से जो सबसे ज्यादा मानव कंकाल की प्राप्ति हुई, उसका जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग रहा करते थे। भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और उसमें भी जब और अधिक अध्ययन किया गया तो पाया गया कि सबसे ज्यादा जिस प्रजाति के लोग रहते थे वह था आपको भूमध्य सागरीय, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को माना जाता है। जैसे आगे आप वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे और जब आप वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है आर्य लोगों को, क्योंकि वैदिक काल में सबसे ज्यादा आर्य लोग थे। इसी वजह से वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य लोग को माना जाता है। उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना जाता है भूमध्य सागरीय लोगों को, क्योंकि उत्खनन से प्राप्त जो मानव के अस्थि पंजर मिले हैं उसका जब विश्लेषण किया गया है, उसका जब अन्वेषण किया गया है तो यह पाया गया है कि सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों के ही मानव कंकाल मिले हैं। इसी आधार पर विद्वान यह मानकर चलते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही रहे होंगे। यह भी बात है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाए? मोहनजोदड़ो। आगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते थे? 4 प्रजाति के लोग, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से तो बता दीजिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग? कितने प्रजाति? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर क्लियर है? आगे, सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग रहे? भूमध्य सागरीय। सबसे ज्यादा कौन प्रजाति के लोग? भूमध्य सागरीय। चलिए, इसके बाद आगे है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। गांव और नगर या शहर, गांव, चप्पल से चपला देंगे हम, ठीक है? क्या पढ़ने ना आए हैं? दांत निकाल रही है, एकदम गलतियों कर रही है, दांतों निकाल, मुंह तोड़ देंगे हम। बतिया रही है क्लासरूम में, शुरू से बतिया रही है, शुरू से बतिया रही है ना जी, सब शुरू से बतिया रही है। ऐसा थोड़े कि हम नहीं देखे हैं,
मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। अजीब हाल है। पढ़ने बतियाना था तो रहती रूम पे, हम गए थे बुलाने के लिए, चलो तुम आएगी तब हम क्लास लेंगे, और तुमने आएगी तो क्लास नहीं लेंगे। तो अपनों ने पढ़ती है, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देती है, तुम डिस्टर्ब। परीक्षा दिसंबर के लास्ट सप्ताह में है। अजीब नोटंकी बना करके रखी है। पढ़ने आए हैं तो बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। बतियाना ही था तो रूम पे बैठ करके बतियाते, यहां पर आने का क्या जरूरत था बतियाने के लिए? स्वयं भी डिस्टर्ब होंगे, सबको डिस्टर्ब करेंगे। चलिए, हाँ देखिए, हम आपको ये बात बतला रहे थे, और आप लोग भी हल्ला मत कीजिए। ये बंदर वाला गुण कहां से ले आते बा महाराज? बताइए, ग्रेजुएट है महाराज, कौन बिहार पुलिस का बच्चा हल्ला करता था तो समझ में आता था महाराज, है ग्रेजुएट है, एक सम्मानित है, सम्मानित। ग्रेजुएशन का डिग्री ऐसे किसी को नहीं मिल जाता है, समझे? तभी अजीब वाला बात करते हैं, गलत बात है ये सब, ठीक है। चलिए, हाँ तो हाँ हम आपको ये बात बता रहे थे कि देखिए, शहर या नगर और गांव में क्या अंतर होता है? आखिर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने क्या देखा? कोई जाकर के नहीं देखा था कि वो शहरी था या नगरीय सभ्यता था, कोई ने जाकर के देखा था? ना जॉन मार्शल, ना चार्ल्स मेंसन, ना दयाराम साहनी, ना अर्नेस्ट मैके, ना माधो स्वरूप वत्स, ना बीबी लाल बिक्के थापर, ना सूरजभान सिंह, ना राखलदास बनर्जी। कोई भी जाकर के नहीं देखा था कि वो सभ्यता कैसन था, कोई भी। ये सब विद्वान है, और इन सभी विद्वानों का संबंध हड़प्पा सभ्यता से रहा है, हड़प्पा सभ्यता से रहा है। और अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थलों का उत्खनन किया है। जैसे बीबी लाल बिक्के थापर ने कालीबंगा का उत्खनन किया है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया है। तो आखिरकार विद्वानों ने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता को लेकर कहा कि यह एक नगरीय सभ्यता है? देखिए, एक तो जो शहर होता है, शहर काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसाया जाता है। गांव में क्या होता है? गांव में जैसे बसना है बसिए ना, गांव में बसने को लेकर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आपको एकदम सबसे अलग हट करके बसना है, आप सबसे अलग हट करके घर बना लीजिए, बस जाइए, जो करना है आप गांव में करते रहिए। गांव में घर सब जो होता है सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होता है, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होता है। गांव में पक्की सड़क नहीं होती है, गांव में बिजली का व्यवस्था नहीं होता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा गांव में नहीं होता है। लेकिन वही अगर शहर की बात करें तो शहर काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसा होता है। शहर में अच्छी सड़क होती है, अच्छी बिजली की व्यवस्था होती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होती है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है। इसलिए ना गांव के लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। अगर मान लिया जाए गांव में सब चीज मिलने लगे तो गांव के लोग शहर क्यों आएंगे? आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये एक पैमाना है गांव और शहर का। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने जब उत्खनन किया तो देखा कि जो हड़प्पाई स्थल है वहां पर घर काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे। घर काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे, एकदम लाइन में। जैसे बीच में रोड है, ये रोड है, यहां पर एक घर है, फिर यहां पर एक घर है, फिर यहां पर एक घर है। मतलब घर और रोड के दोनों साइड, रोड के दोनों साइड घर काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ था। सड़क के दोनों किनारे पर जो भवन होते थे काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ था, जैसे शहर में बसा रहता है। दूसरी बात, गांव में जल निकासी
का कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था है जी? नहीं है। वो नीतीश कुमार लाए हैं, वो क्या 7 निश्चय योजना है, हाँ, तो उसमें वो नल रहता है तो जल नहीं रहता, जल रहता तो नल नहीं रहता है, समझ गए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं गांव में नाला उला का कोई व्यवस्था रहता है? नहीं रहता है। गांव में जो है आपके बाड़ी में, जैसे हम लोग के घर में जो है बाड़ी कहा जाता है, वहां पर कल लगा हुआ है, चापाकल लगा हुआ है, और वहां पर जो है पानी बहते रहता है। कहीं जाए पानी, आगे खेत है अपना, कोई दिक्कत ना है। सबका वही हाल होता है, सबका वही हाल होता है। तो गांव में पानी निकासी का कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होता है। अरे गांव में लोगों के पास इतना जमीन जगह होता है, यहां पर का तो सिंगल रूम, गांव घर का लेट्रिन बाथरूम, समझ गए। यहाँ का सिंगल रूम और हमको लगता है गांव घर का लेट्रिन रूम बात बराबर है, समझ गए। यहाँ का डबल रूम, गांव घर का लेट्रिन बाथरूम बात बराबर है, या उससे भी बड़े होता है। यहाँ के डबल रूम से बड़े होता है गांव घर का लेट्रिन बाथरूम, अटैच अगर होता है तो, समझ गए। खैर छोड़िए, जगह जगह का। आप राजधानी, सबसे बड़ी बात है आप राजधानी में न रह रहे हैं जी, राजधानी न है बिहार का, समझ गए, तो कम बड़ी बात थोड़े है। चलिए, तो अब देखिएगा आप कि गांव घर में तो जल निकासी की कोई व्यवस्था जब आज नहीं है, जब 21वीं सदी में नहीं है, हम अपने गांव घर का बात बता रहे हैं, हमारे गांव घर में तो नहीं है। हो सकता है आप लोग विकसित हो तो आपके गांव घर में हो, हमारे गांव घर में तो नहीं है जल निकासी की व्यवस्था गांव में। तो देखा यह गया, और देखिए शहर, आप पटना में रह रहे हैं, देखिए जल निकासी की व्यवस्था है ना, आपके सामने से नहर गुजारा गया, हाँ या ना? एकदम नहर गुजारा गया है। ये नहर क्यों गुजारा गया है? ताकि जल का निकासी हो सके सही से, इसलिए ना नहर गुजारा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में यह देखा गया कि घर है, घर है, घर में जैसे आज देखिए आप, घर है, आंगन होता है, दरवाजा होता है, खाना बनाने वाला घर होता है, स्नान करने वाला घर होता है, सब चीज देखने को मिला, सब चीज देखने को मिला। और यह देखने को मिला कि जहां पर लोग पानी का यूज करते थे, जहां पर लोग पानी का यूज करते थे, होता क्या था, रोड, रोड के दोनों साइड नाली की व्यवस्था होती थी, नाली, नाली की व्यवस्था होती थी, नाली, नाली बना हुआ होता था। ये मुख्य नाला हुआ करता था, ये मुख्य नाला हुआ करता था रोड के दोनों साइड। और घर का जो नाली होता था, घर के नाली का कनेक्शन मुख्य नाली से होता था, घर के नाला का कनेक्शन मुख्य नाला से होता था। जो घर में पानी का उपयोग होता था, वो पानी आराम से निकासी हो जाता था। और जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी की व्यवस्था थी, उस समय की समकालीन किसी भी सभ्यता में उस प्रकार की जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बड़ी बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की। जैसे आज देखिए, आज देखिए, आप देखेंगे कि आपके मकान का जो नाला होता है वो गली के नाला से जुड़ा होता है, और जो गली का नाला होता है वह मुख्य नाला से जुड़ा होता है। और गली के नाला में आप देखेंगे कि जगह जगह चेंबर लगा होता है, जगह जगह चेंबर लगा होता है। अगर कहीं पानी जाम हुआ तो चेंबर को खोला जाता है और फिर साफ कर दिया जाता है, फिर से जल निकासी सही से होने लगता है। ऐसा होता है, हां या ना? आए, होता है। यहां पर आप जाइएगा तो यहां पर एक दुकान है मिसलेनियस, और मिसलेनियस के जस्ट अपोजिट एसबीआई एटीएम है। एसबीआई एटीएम वाला गली में हम गुजारे हैं 3-4 साल, और हमको लगता है कि जिस टाइम में हम 2013, 14, 15 की बात कर रहे हैं, उस टाइम में प्रत्येक साल हमको लगता है कि वहां पर नाला में जो है पानी जमा होता था, प्रत्येक साल, स्पेशली वर्षा ऋतु में, समझ गए। अब पता नहीं, अब तो रहते नहीं है तो अब क्या होता है हमको नहीं पता है। तो वहां पर उस गली में आप देखिएगा तो जगह जगह हमको लगता है यहां से लेकर वहां तक, फिर इधर मुड़ जाता, फिर उधर मुड़ता है, समझ गए। तो 3-4-5 चेंबर मिल जाएगा। जब भी पानी जाम होता था तो चेंबर निकाल करके जो है उसको साफ कर दिया जाता था, पानी का बहाव फिर से होने लगता था। तो घर के नाला और मुख्य नाला
का एक दूसरे से कनेक्शन होता था और बीच में जगह जगह चेंबर लगा हुआ होता था, और जैसे जाम हुआ चेंबर निकाल करके खोल दिया, पानी का बहाव फिर से होने लगा। यह व्यवस्था भी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। मतलब घर के नाला का कनेक्शन मुख्य नाला से होता था, बीच में जगह जगह चेंबर होता था, और अगर मान लिया जाए जाम हुआ तो फिर चेंबर को खोलकर साफ कर दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी अद्भुत व्यवस्था थी। इस अद्भुत व्यवस्था से आज आप 21वीं सदी में अवगत हो रहे हैं, और हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, उस सभ्यता में ऐसी व्यवस्था थी। और हड़प्पा की समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जल निकासी की ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिला है। इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता हुआ करती थी। समझे हैं कुछ? हाँ या ना? और जानते हैं, बड़ी साफ सुथरा सभ्यता था। रोड ऐसे बनाया गया था, रोड ऐसे चौकोर बनाया गया था, रोड एक दूसरे को समकोण पर काटता था। जैसे इधर से रोड जा रही है, फिर इधर से रोड आ रही है, रोड एक दूसरे को समकोण पर काटता था, समकोण पर काटता था, 90 डिग्री एंगल पे काटता था। और रोड का निर्माण ऐसे किया गया था कि रोड पर जो गंदा या कचरा जमा होता था उसको साफ करने की जरूरत नहीं होती थी। हवा जब चलती थी ना, तो अपने साथ गंदगी लेकर के आगे बढ़ जाती थी। ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी शानदार व्यवस्था थी। आज तो पटना में हमको लगता है एक सप्ताह सफाई कर्मी हड़ताल पर रह जाए तो कूड़ा का अंबार लग जाता है। पिछले दिनों हमको लगता है हड़ताल पे था, कूड़ा का अंबार लगा हुआ था। पता नहीं अब हड़ताल टूटा या नहीं टूटा, टूट गया। हाँ, समझ गए। तो ये बात है, याद रखिएगा। कुछ समझे हैं हो? आंसर हो जाएगा नगरीय। क्या हो जाएगा आंसर? नगरीय। नगरीय। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी? एक बात जानिए आप, एक बात जानिए आप, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी बहुत सारी विशेषताएं, उसकी अनेकों विशेषताएं, लेकिन उन अनेकों विशेषताओं में सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी उसकी नगर नियोजन प्रणाली, उसकी नगर नियोजन प्रणाली। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था जल निकासी प्रणाली। दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था जल निकासी प्रणाली। पहली सबसे बड़ी व्यवस्था नगर नियोजन प्रणाली। नगर काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसे हुए थे, एक बात तो यह था। और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी सभी चीजों को काफी सुव्यवस्थित रूप में बसाया गया था। बाह्य आक्रमण से बचने के उपाय किए गए थे, गंदगी से बचने के उपाय किए गए थे, हर प्रकार के कार्य किए गए थे। तो इसमें जो आपसे यह पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या क्या थी? पर्यावरण के अनुकूल, यानी जो नगर बसे हुए थे वे पर्यावरण के अनुकूल बसे हुए थे। हाँ, पर्यावरण के अनुकूल बसे हुए थे। जल निकासी प्रणाली नगर में काफी शानदार हुआ करती थी, यह भी था। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सामान्यतः सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल जो है आपको दो भागों में विभक्त था। दो भागों में विभक्त था, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। दो भागों में विभक्त था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग होता था या जो प्रथम भाग होता था वो थोड़ा ऊंचा होता था, थोड़ा ऊंचा होता था, क्योंकि वहां पर शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। जैसे राजे महाराजे राज सिंहासन पर बैठते थे। पहले के दृश्य को आप याद कीजिए, रामायण महाभारत अगर आप देखे होंगे तो आप देखते होंगे राजे महाराजे सिंहासन पर बैठते थे और उनके नीचे जो है आम जनता या दरबारी सब बैठा करता था। तो जो प्रथम भाग होता था
मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता के शहरों को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग थोड़ा ऊंचा उठा होता था क्योंकि वहां पर शासक वर्ग के लोग रहते थे। पश्चिमी भाग थोड़ा नीचा रहता था क्योंकि वहां पर आम जनता निवास किया करता था। और जब आप हड़प्पा सभ्यता का अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति हुआ करती थी। व्यापारी, श्रमिक, विद्वान, योद्धा। व्यापारी, श्रमिक, विद्वान, योद्धा। और इन 4 वर्गों में सबसे अधिक संपन्न था, कौन जानते हैं? सबसे अधिक संपन्न था व्यापारी। सबसे अधिक संपन्न कौन था? व्यापारी। व्यापारी को ही कहा जाता है वणिक। व्यापारी को ही क्या कहा जाता है? वणिक। तो सबसे ज्यादा संपन्न और सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यापारी था, जिसको वणिक कहा जाता था। अर्थात इस समय जो शासन प्रशासन हुआ करता था वह व्यापारी या वणिक वर्ग के हाथों में हुआ करता था। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इनमें शासक वर्ग निवास करते थे, एकदम सही है। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे, हाँ सही है। ज्यादा लोग रहता था तो बड़ा नहीं होगा जी। अब राजा तो एगो होगा, जनता तो अनेकों होगा। और जब जिस एरिया में जनता रहता वो बड़ा एरिया होगा या नहीं होगा, आप स्वयं बताइए ना जी। एकदम से होगा, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में किनकी नगर योजना लगभग एक समान थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। ये तीनों नगर का जो नगर योजना था लगभग एक समान था। 1, 2 और 3। आगे, किन नगरों को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग होता था? रंगपुर और कालीबंगा। रंगपुर और कालीबंगा में सिर्फ और सिर्फ कच्ची ईंट से मकान बनाया जाता था। उसके अलावे अन्य जितने भी हड़प्पाई नगर थे सभी जगह पक्की ईंट के प्रयोग से जो है मकान बनाए जाते थे। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न किन नगरों को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था? तो रंगपुर और कालीबंगा। 3 और 4। आगे, मोहनजोदड़ो का डैश सेंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। देखिए समझिएगा आप, सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कई सारे वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं। बृहद स्नानागार हो गया, विशाल धान्यागार या कोठागार हो गया, एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा हो गई, एक नतर्की की कांस्य प्रतिमा हो गई। ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से भले ही ये सभी चीज मिले हैं, लेकिन सबसे अद्भुत विशाल स्नानागार को बतलाया गया है। देखिए, सबसे अद्भुत विशाल स्नानागार को इसलिए बतलाया गया है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में रह करके सोचना होगा। वर्तमान में एक बात आप हमको बताइए, सामान्य तौर पर जो बाथरूम होता है वो छोटा होता है, क्योंकि सबको पता है कि स्नान अकेले में जाकर के लोग करता है, तो बड़ा बाथरूम बनाने का कोई जरूरत होता नहीं। लेकिन कुछ खास अवसर पर सामूहिक स्नान होते हैं, जैसे कि खास पूर्णिमा या खास अमावस्या के अवसर पर, जैसे कि 14 जनवरी के अवसर पर, या फिर जो है आपको अन्य कुछ अवसर पर आप देखते होंगे कि लोग सामूहिक तौर पर गंगा नदी में जाकर के स्नान करते हैं। इसके बाद जो है जो कुंभ मेला लगता है उसमें भी लोग जाकर के सामूहिक स्नान करते हैं, हाँ या ना? तो आज हमारे देश में, आज हमारी परंपरा में, आज हिंदू संस्कृति में सामूहिक स्नान की परंपरा विद्यमान है या नहीं है? है। तो एक बात आप सोचिए, एक तो उस समय जनसंख्या बहुत ज्यादा थोड़े था, लाखों करोड़ों में जनसंख्या थोड़े था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का जनसंख्या लाखों करोड़ों में नहीं था, हजारों में था। लाखों करोड़ों में हड़प्पा सभ्यता का जनसंख्या नहीं था। तो अब मान लिया जाए कि आज सामूहिक स्नान की परंपरा हमारी संस्कृति में विद्यमान है, तो बड़ा स्नानागार मिला है। तो बड़ा स्नानागार क्या संकेत देता है?
बड़ा स्नानागार तो हमें यही ना संकेत देता है कि उस समय में भी लोग सामूहिक स्नान किया करते होंगे, सामूहिक स्नान किया करते होंगे, सामूहिक स्नान किया करते होंगे, तब तो बड़ा स्नानागार मिला है। मतलब इतना बड़ा स्नानागार था जिसमें 8-10 लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। उस समय के दृष्टिकोण से अपने आप में बड़ा स्नानागार था वो, समझ गए, बड़ा स्नानागार था वो। तो भले ही हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से कई प्रकार के वस्तुओं के प्रमाण मिले हो, मोहनजोदड़ो से कई प्रकार के वस्तुओं के प्रमाण मिले हो, लेकिन वहां से जो बृहद स्नानागार मिला है वह अपने आप में अद्भुत माना जाता है, वह अपने आप में अद्भुत माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का डैश सिंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। तो विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार हड़प्पा निम्नलिखित में से कहां पर है? देखिए, अगर आप हड़प्पा की बात करेंगे, हड़प्पाई स्थल हड़प्पा की बात करेंगे, तो जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान में है, यह पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में। कौन प्रांत में? पंजाब प्रांत में। और ध्यान रखिए कि जैसे भारत में एक पंजाब प्रांत है, भारत में एक पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उसी प्रकार से अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में, मोंटगोमरी जिला में है, मोंटगोमरी जिला में है। और जो हड़प्पा है यह आपको रावी नदी के तट पर है, जो हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पर है। और इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई है, और 1921 ईस्वी में इसको खोजने का काम किया है दयाराम साहनी ने, इसको खोजने का काम किया है दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने जो है इसे खोजा है, समझ गए। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। तो कहां पर स्थित है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। अगर जिला के संदर्भ में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन जिला में है, क्या कहिए? क्या कहिएगा? नदी के संदर्भ में पूछा जाए कौन नदी पर, कौन नदी पर है, कौन नदी पर है, कौन नदी पर है? इसकी खोज कब हुई है? इसकी खोज कब हुई है? खोज कब हुई है? इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा था? हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा था स्टुअर्ट पिगॉट ने, स्टुअर्ट पिगॉट ने, याद रख लीजिएगा, स्टेटमेंट है। किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा था? स्टुअर्ट पिगॉट ने, स्टुअर्ट पिगॉट ने। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जितने भी हड़प्पाई स्थलों का खोज हुआ उन सभी हड़प्पाई स्थलों में यह देखा गया कि दो हड़प्पाई स्थल काफी बड़ा है और काफी विकसित अवस्था में है। तो जो दो हड़प्पाई स्थल काफी बड़ा और काफी विकसित अवस्था में देखने को मिला, उसी को आधार बनाते हुए स्टुअर्ट पिगॉट नामक विद्वान ने यह कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। और ध्यान रहे, जो हड़प्पा है वह मोहनजोदड़ो से 400 समथिंग किलोमीटर दूर है, समझिए 400 समथिंग किलोमीटर दूर है, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में डिस्टेंस है। और दोनों शहर एक दूसरे से सिंधु नदी द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, दोनों शहर एक दूसरे से जो है आपको सिंधु नदी द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पिगॉट, पिगॉट ने कहा है। नीचे से एक लाइन आप लिखिएगा, 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 हड़प्पा 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 और मोहनजोदड़ो
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से सिंधु नदी द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। अभी जो है आपका 3:30 बजे से बायोलॉजी का क्लास है, केमिस्ट्री बोले, बायोलॉजी 2 चैप्टर खत्म होगी। केमिस्ट्री का नोट लिए आप लोग? लिया या नहीं लिए? ले लिए हैं ना? जिसको पढ़ना है नोट ले लीजिए, भले आप, और एडमिशन भी ले लीजिए। अब कहना पड़ेगा महाराज, पैसा के लिए हम सामान्य तौर पर नहीं चाहते हैं बैच में कहे, तो एडमिशन पढ़ना है तो एडमिशन ले लीजिए महाराज। सैकड़ों आदमी को पहुंचा दिए उसके लक्ष्य तक, समझे? ले लीजिए। और आगे जो है फाउंडेशन में जब छुट्टी होगा तो आप लोग का बैच जो है 3 घंटा के बदला 6 घंटा हो जाएगा, समझे? फाउंडेशन में होगा तो कल या परसों फाउंडेशन का बच्चा 1-2 दिन और रहेगा, उसके बाद वो अपने भाग जाएगा। हम नहीं छुट्टी देंगे, वही हमको छुट्टी देके चल जाएगा, समझे? तो इसलिए पटना का मास्टर सब अपना इज्जतों बचाने के लिए जल्दी छुट्टी दे देता है फाउंडेशन में, समझे? छुट्टी नहीं देंगे तो विद्यार्थी छुट्टी देके भाग जाता है। तो जो है इसलिए जो है फाउंडेशन में कल या परसों, कल अगर थोड़ा बहुत संभावना तो परसों तो पढ़ा करके देना ही होगा, यानी बुधवार को। तो संभवतः बुधवार को फाउंडेशन में पढ़ा करके छुट्टी दे देंगे, और उसके बाद जो है फिर आपका बैच चलता रहेगा, समझे? और अभी 3 घंटा चल रहा, आगे जो है 5 घंटा चलेगा या 6 घंटा चलेगा, ठीक है? और जो है यही है, और क्या। और एडमिशन ले लीजिए, बोल नहीं रहे हैं तो इसका ये मतलब कि नहीं लेना है। क्वेश्चन बैंक जब एडमिशन ले लीजिएगा ना, एडमिशन ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ले लिए हैं? अच्छा, एडमिशन ले लिए हैं? पैसा हमको आया कहाँ? तो जो है एडमिशन ओपन है, ले लीजिए। और देखिए लड़की लोग जिसको डांटे हैं, आप ही के लिए डांटे हैं, उससे फायदा हमको क्या होगा? हमको कोई फायदा ना है। आप पढ़िएगा, फायदा आपको होगा, जॉब आपको लगेगा, पैसा आप कमाइएगा, ऐशो आराम का जिंदगी आप जिएगा, उससे हमको कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो आप गलत कीजिएगा तो हम तो डांटेंगे, समझिएगा। तो जो है क्वेश्चन बैंक ना, कल क्वेश्चन बैंक को लेकर के कहेंगे, ठीक है? आज हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? पहले मंगा लेते हैं, क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट तो हम अपने तरफ से कर दिए। अब आया है या नहीं आया, पब्लिकेशन वाला से बात नहीं हुआ, हम अपने कल बिजी थे पूरा, ठीक है? तो बात करना होगा, और पब्लिकेशन वाला से बात करके जो है नया वाला जोड़ना था तो हम जोड़ के दे दिए हैं, थोड़ा बहुत अपडेट किए हैं। तो पब्लिकेशन वाला से बात करके जो आपको क्वेश्चन बैंक दे देते, 1 से 2 दिन में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ज्यादा दिन टाइम नहीं लेंगे, मैक्सिमम होगा तो 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक, इस सप्ताह में मिल जाएगा, इस सप्ताह में मिल जाएगा, ठीक है? और आगे होमवर्क आपको भी करवाएंगे, जैसे अभी बिहार दरोगा 1st, 2nd, 3rd बैच को होमवर्क करवा रहे हैं, आपको भी होमवर्क करवाएंगे, ठीक है? चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। आगे केमिस्ट्री होगा, कीजिए। 2 चैप्टर बायोलॉजी हो गया? हाँ ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों चलेगा। हम तो ज्योग्राफी नहीं शुरू किया। अच्छा, मेरा भी हड़प्पा खत्म होने दीजिए, तब ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, ठीक है? क्या